नमस्कार, N9 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं पिथौरागढ़ जिले की पुलिस अधीक्षक रही रेखा यादव जी। आइए जानते हैं उनके पिथौरागढ़ जिले में रहे कार्यकाल के बारे में। मैडम, N9 में आपका स्वागत है। पिथौरागढ़ में आप 2 साल तक रही और यहाँ पर आपकी क्या क्या विशेष उपलब्धियाँ रही, थोड़ा बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। वर्ष 2024 को 15 मार्च को मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था एज एसपी पिथौरागढ़। तब से लेकर के अब तक का मेरा 23 माह का कार्यकाल यहाँ पूर्ण हुआ है। इस दौरान जो कई चुनौतियाँ सामने आई, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर था और क्रॉस बॉर्डर क्राइम को लेकर के भी काफ़ी सेंसिटिविटी इस क्षेत्र में थी। तो हमारा प्रयास ये रहा कि हम जो इंटरनेशनल बॉर्डर और उससे रिलेटेड चैलेंजेस हैं उस पर अंकुश लगाएं, जिसमें कुछ हद तक हमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए सफलता भी मिली है। इसके अलावा नार्को मेनेंस, जो NDPS और उससे जनित जो जितने भी ऑफेंसेस हैं, वो भी एक मेजर चैलेंजेस रहा है। और आज के समय में युवा पीढ़ी इस नशे की लत में काफ़ी गिरफ्त रही है। तो हमारा प्रयास ये था कि हम NDPS एक्ट के तहत नशे के ऊपर कड़ा प्रहार करते हुए उस पर अंकुश लगाएं। और अगर मैं जो मेरे कार्यकाल और उससे पूर्व के कार्यकाल की अगर मैं तुलना करूं तो कुछ हद तक इस समय भी हमें सफलता मिली। मुकदमों में बढ़ोतरी हुई, अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की और उनको जेल भेजा गया। इसके अलावा महिला अपराध भी एक विशेष फोकस एरिया हमारा इस दौरान रहा। और एक जो ऑब्जर्वेशन रहा इस पूरी अवधि में कि अवेयरनेस की कमी के कारण कुछ अपराध घटित हो रहे हैं, जिसको लेकर के हमने फिर स्ट्रेटेजाइज किया और अवेयरनेस ड्राइव्स को और सुदृढ़ किया, ताकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस हमारे लोगों को रहेगी तो क्राइम में कमी आएगी। अन्य अज्ञानता और अनभिज्ञता के कारण कुछ जो पोक्सो और रिलेटेड ऑफेंसेस हो रहे थे उस पर अंकुश लगाने में हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया और आगे भी इस प्रकार के प्रयास जारी रहेंगे। महिला अधिकारी के रूप में आपको पिथौरागढ़ में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालेंगे। जनरली अक्सर ये सवाल महिला पुलिस अधिकारियों से पूछा जाता रहता है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट था पूर्व से उसको एक पुरुष या बोल सकते हैं कि मेन सेंट्रिक डिपार्टमेंट माना जाता था, लेकिन विगत कई वर्षों से महिलाओं की नियुक्तियां विभिन्न स्तरों पर होती रही हैं। तो चूँकि हम सभी लोग एक एग्ज़ाम पास करके और ट्रेनिंग पूर्ण करके आते हैं, तो हमारे नॉलेज बेस में या हम कहेंगे कि हमारी कैपेबिलिटीज़ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहता है। तो हम लोग हर परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, पूर्ण रहते हैं। जो भी चैलेंजेस आए वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रिसोर्स कंस्ट्रेंट वाले थे वो थे। कार्य करने में या हमें आदेश निर्देश निर्गत करने में किसी भी प्रकार से कोई ऐसा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ा। अभी वो एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं फोर्सेज में आ गई है कि कोई भी आपका सीनियर हो, उसने वो रैंक अपनी काबिलियत से पाई है, तो जो भी आदेश निर्देश दे रहे हैं उस रैंक के सापेक्ष वो आपको दे रहे हैं। उनका अनुपालन किया जाना एक अनुशासित बल का हिस्सा है। तो आदेश निर्देश और उनके निर्वहन में किसी प्रकार की ऐसी कोई मेजर चुनौती हमें परिलक्षित यहाँ नहीं हुई। मैडम, पिथौरागढ़ में रहकर आपने जो करोड़ों रुपए का घोटाला करने वाले पुनेठा को आपने विदेश में जाकर पकड़ा, इसको आप किस रूप में मानती हैं? जनपद पिथौरागढ़ में एक बड़ा मेजर फाइनेंशियल फ्रॉड यहाँ पे हुआ था, जिसमें MLM स्कीम का यूज़ करते हुए जगदीश पुनेठा व उनके परिवारजनों द्वारा यहाँ की भोली वाली जनता से इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए करोड़ों की धनराशि एकत्रित की गई थी। उस धनराशि का गबन करते हुए उनके द्वारा लोगों के साथ अपराध कारित किया, जिस पर मुकदमा पंजीकृत हुआ और विवेचना के दौरान काफ़ी लोग पुलिस की गिरफ्त में आए, जिनको साक्ष्य एकत्रित करते हुए न्यायालय भी भेजा गया और वहाँ से जेल भेजा गया। एक मुख्य अभियुक्त जो इस घटनाक्रम में था, जगदीश पुनेठा, वो एस्केप करके बाहर राज्य, बाहर देश में वो चले गए थे। जब उस घटना के अनावरण का प्रेशर पड़ा और लोगों के जन भावनाओं को देखते हुए हमारे द्वारा सभी लीगल एस्पेक्ट को फॉलो किया गया और हमारे द्वारा जो इंटरनेशनल नोटिसेस है वो निकाले गए। उसी क्रम में हमें एक बड़ी सफलता मिली जब दुबई से हमें उसका रिवर्जन आया और उनके द्वारा बताया गया कि जो आपका वांटेड अभियुक्त है वो हमारे यहाँ मौजूद है और उसके डिपोर्टेशन की कार्रवाई की जानी है। जिस पर हमारे द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए टीम का गठन करते हुए शासन से अनुमति प्राप्त कर हमने एक टीम गठित कर दुबई भेजा गया। वहाँ से दुबई गई हमारी टीम द्वारा उनको डिपोर्टेशन की कार्रवाई पूर्ण करके राज्य वापस लाया गया। यहाँ न्यायालय के सामने उसे प्रस्तुत कराया गया और उस पर अभी अग्रिम जो वैधानिक कार्रवाई और अन्य जो न्यायिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। इस पूरे घटनाक्रम से लोगों में कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर के जो एक विश्वास था वो सुदृढ़ हुआ और हमें आशा है कि भविष्य में भी इस प्रकार से हमारी टीम काम करेगी और जो अपराधी है उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। 2 साल के कार्यकाल में मैडम आपके समक्ष जिले में ऐसा कौन सा केस रहा जिसे आप हल नहीं कर पाई? जनरली जहाँ पे सोसाइटी रहती है, विभिन्न सोसाइटीज़ के समावेश से क्राइम एक कहीं ना कहीं उसका एक कोलेटरल फेज हमारा रहता है।
तो इस दौरान काफ़ी सारे ऐसे घटनाक्रम हुए, बट उनका हमारे द्वारा त्वरित अनावरण किया गया। अभी विगत कुछ समय पूर्व एक घटनाक्रम यहाँ हुआ था चंडाक क्षेत्र में, जिसमें एक व्यक्ति हैं प्रकाश बेश, उनकी बॉडी पाई गई थी, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए हमारा पुलिस टीम वहाँ मौके पे पहुंची, बॉडी को रिकवर किया और उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। क्योंकि घटना हुई और घटना का अनावरण किया जाना महत्वपूर्ण होता है, तो उस घटना का भी हमारे द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। और अनावरण के दौरान विभिन्न चुनौतियां हमारे सामने आई। जो पूरा घटनाक्रम था, हमने उसमें लाइन बाय लाइन उसको डॉट बाय डॉट कनेक्ट किया, लेकिन अभी तक जो घटना कारित करने वाला व्यक्ति था या जिसने घटना कारित की, उस इंसान के कोई चिन्ह हमारे पास नहीं आए थे। और एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर हमने उसमें जो फॉरेंसिक टीम है उसकी हेल्प ली, तो एक सेकंड ओपिनियन के लिए हमने इसमें अभी लेटेस्ट पत्राचार किया था। जैसे उसका परिणाम आता है तो हम निश्चिंत ही इस घटना का भी अनावरण करेंगे, लेकिन आज तिथि तक ये घटना अभी अनावृत नहीं हुई थी। मैडम, आपने अपने समकक्ष आईपीएस अधिकारी से प्रेम विवाह किया, कैसा रहा ये पूरा? इस पे भी प्रकाश डालेंगे। मैं वर्ष 2019 की भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रही हूँ, और जब हमने दिसंबर 2019 में एनपीए राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी ज्वाइन किया था, तो उस दौरान जो लास्ट ईयर के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ईओएल पे जाते हैं या कोई अन्य कारणों से वो एक साल अपना ब्रेक लेते हैं, तो वो भी रिज्वाइन करते थे। उसी दौरान वर्ष 2018 के पुलिस आईपीएस अधिकारी अजय गणपति कुमार, इनके द्वारा भी वो हमारे साथ ही ट्रेनिंग ज्वाइन की गई थी। और सौभाग्य बोले या जो भी परिस्थितियां रही हों, वो मेरे ही स्क्वाड में वो एक मतलब स्क्वाड मेंबर थे। और चूँकि पुलिस ट्रेनिंग में फिजिकल ट्रेनिंग का बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट रहता है, और उसी दौरान मेरे पैर में एक इंजरी हुई थी, और जिसकी वजह से मेरा जो एनपीए से एफिलेटेड उनका हॉस्पिटल था वहाँ पे आना जाना चलता रहता था। उसी दौरान अन्य अधिकारियों को भी बहुत सी चोटें आती हैं, और उस उपचार के चलते हमारी मुलाकात हुई थी। और मुलाकात के दौरान बातचीत बढ़ी, और कहीं ना कहीं उस दौर में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो कोरोना और कोविड काल भी हमने देखा, और हमारी फिजिकल जो ट्रेनिंग थी वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट हुई, और इंडोर ट्रेनिंग में काफ़ी हमारा उसमें टाइम गया। उस दौरान जब आउटडोर ट्रेनिंग बंद हो गई तो इंडोर हम अपनी मेस में कंसंट्रेटेड रहते थे, और जब आपस में शाम के समय चाय या जो स्नैक्स वाला काल होता है, टाइम होता है, उस दौरान हम बहुत से अपने जो अदर कलीग्स हैं उनसे मुलाकात करते हैं, बैचमेट्स हैं उनसे मुलाकात करते। तो उसी दौरान मेरी मुलाकात और बातचीत अजय से बढ़ी, और उस दौरान बातचीत करते हुए एक सहज बोल सकते हैं कि हमारी बातचीत आगे बढ़ती रही, और विभिन्न ऐसे अवसर आए जहाँ पर हमें मतलब एक दूसरे को एक्सप्रेस करने का मौका मिला, और पता नहीं कब बातों के इस क्रम में वो दोस्ती से आगे रिश्ता हमारा बढ़ा। और एक पॉइंट आया जब हमने निर्णय लिया कि हाँ, वी आर मैच्योर इनफ और हम अपनी आगे की लाइफ को गो हेड दे सकते हैं। तो जब ये हम लोग मतलब दोनों निश्चित हुए कि हाँ, हम लोग आगे भी अपना जीवन साथ में निर्वहन करना चाहते हैं, तो हमने अपने अपने परिवारों को बताया, और उसी क्रम में फिर परिवार द्वारा रजामंदी देते हुए हमारे द्वारा 28 मार्च 2023 को सामाजिक तौर पर विवाह संपन्न किया गया। आज की युवा पीढ़ी प्यार को लेकर या लव को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज है, तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, निश्चिंत ही जो प्यार की अनुभूति होती है वो एक अलग अनुभूति होती है, और बहुत से लोगों को ये अनुभूति होती आई है और आगे भी होती रहेगी। कभी कभी हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, अच्छा लगना इज़ अ प्रोसेस टुवर्ड्स फैलिंग इन लव। तो क्या वो व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ मैं अपना जीवन निर्वहन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? अगर वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चनों का जवाब अगर आपको हाँ में मिलता है तो निश्चिंत ही मतलब वो आपका सच्चा प्यार है। कभी कभी हमें कोई व्यक्ति की कोई क्वालिटी अच्छी लगती है, आपको वो क्वालिटी अच्छी लग रही है, वो व्यक्ति है उससे रिलेटेड अदर उसकी क्वालिटीज़ भी अच्छी लग रही है, तो ये फिगर आउट करना आज के समय में बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी टीनेज होती है, टीनेज में अक्सर हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, उसकी वजह से हमारी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स चेंज होती है, और हमें कोई व्यक्ति अट्रैक्टिव लगता है, किसी के साथ हमारा क्रश होता है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो लव है या खाली एक इन्फेचुएशन है आपका। और लव को समझना मतलब जितना आसान ही लगता है उतना ही ये मुश्किल भी है। हमारे लिए भी ये मतलब ट्रू लव फाइंड आउट करना एक बड़ी चुनौती रहा। बहुत समय हमने लिया, और समय लेने के बाद जब हम निश्चित हुए तब हम उस ओर अग्रसर हुए। तो मेरे युवाओं से यही है कि प्यार आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या वो सिर्फ प्यार है या उस प्यार को आप एक रिश्ते का नाम देना चाहते हो। अगर वो रिश्ते में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको उसकी लाइकिंग्स एंड डिसलाइकिंग सभी को लाइक करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी में अच्छाई भी है तो कुछ बुराइयाँ भी होगी। हम उसकी क्योंकि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हम अपना बेस्ट
फेज़ या बेस्ट साइड हम अपनी दिखाते हैं सामने वाले को, लेकिन उसका वर्स्ट साइड भी आपको पता होना चाहिए। जब उन दोनों का एक्सेप्टेंस आपकी लाइफ में होगा तो वो आपका ट्रू लव तब निकल करके आएगा सामने। मैडम, आजकल के युवा जो है कैरियर को लेकर के भी काफ़ी कंफ्यूज हैं। उन्हें ये पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या काम करेंगे करके। पढ़ तो रहे हैं लेकिन कैरियर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। इस बारे में आप जो है जो आधुनिक पीढ़ी को क्या सलाह देंगे? हाँ, ये बहुत ही मतलब एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हर किसी को परेशान और चिंतित करता है। इवन जब मैं स्ट्रगल कर रही थी अपने दौर में, पढ़ाई के दौर में, तब मुझे भी एक स्टेज पे कन्फ्यूजन था कि मतलब अल्टीमेटली करना क्या है। तो उसको लेकर के मेरे युवाओं को यही एक सलाह रहेगी, एक मेरा अपना एक ओपिनियन भी है इसको लेकर के, कि आप कोई भी पाथ, कोई भी गोल चूज़ करते हो उसमें आपका इंटरेस्ट महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको इंटरेस्ट है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, डोमेन में, वो एकेडमिक्स हो सकता है, वो स्पोर्ट्स हो सकता है, वो एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड हो सकता है, वो कोई भी फील्ड हो सकता है, लेकिन आपका इंटरेस्ट, बिकॉज आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ों में अट्रैक्शन आएगा कि मैं ये कर लेता हूँ, लेकिन आपको पता है कि सर्विस में जब हम आते हैं तो ये 20 से 30 साल का एक पूरा ड्यूरेशन होता है। तो क्या इतनी लंबी सर्विस आप किसी जॉब में करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये चीज़ें स्पष्ट होनी बहुत आवश्यक है। अब जैसे कभी कभी होता है कि मेरे साथ वाला व्यक्ति क्या कर रहा है तो आप भी उसको अपनी हॉबी बना लेते हो। देखो, उस चीज़ को लेकर के आपका परसुएंस किस लेवल का है ये महत्वपूर्ण होता है। युवाओं से मेरी यही अपील है कि आप सपने देखें। सपने देखना बहुत ज़रूरी है और उस सपने को पूरा करने के लिए भी प्रयास करने बहुत ज़रूरी है। अब कई बार लोगों को यही डाउट रहता है कि सपने क्या देखें, तो जो उसमें आपको खुशी मिलती है, जिससे आप अपना सर्वाइवल सुनिश्चित कर सकते हैं। कभी कभी मेरी हॉबी है, मुझे गिटार प्ले करना मेरी हॉबी है, इफ़ सपोज़, तो क्या गिटार से मुझे इनकम भी आ रही है? अगर इनकम भी आ रही है तो मैं उसको अपना प्रोफेशन कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन गिटार प्ले करने जैसे मुझे खुशी मिल रही है तो वो हैप्पीनेस है आपकी, वो आपकी हॉबी है, आप उसको अपने लेजर टाइम में एक्सप्लोर कर सकते हो। तो लोगों को ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि हॉबी क्या है, क्या आप अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते हो। मेरी नज़र में प्रोफेशन वो एक फील्ड है जहाँ पर आपको अपने इंटरेस्ट की चीज़ करते हुए उससे कुछ अर्निंग्स भी हो जो आपका सर्वाइवल सुनिश्चित करें। अगर इस प्रकार की चीज़ें क्लब होती है तो वो आपके बेस्ट कैरियर आपके लिए सुनिश्चित कर सकती है। लास्टली इसमें जैसे कि एक होता है कि एकेडमिक्स करने के बाद लोगों को ये लगता है कि अब मैं करूँ नेक्स्ट क्या। देखो, अभी स्किल इंडिया प्रोग्राम भी हमारा चल रहा था और ये कहीं ना कहीं हमारा भारत भी इस चीज़ को लेकर के चेंज हो रहा है कि एकेडमिक्स आपको ज़रूरी है। अगर आपका कहीं ना कहीं आपको रिसर्च करना है या कुछ एकेडमिक फील्ड में ही आपको कोई डोमेन एक्सप्लोर करना है, अगर आपको कोई पर्टिकुलर फील्ड में इंटरेस्ट है, बीट कारपेंट्री, प्लम्बर, इवन मैकेनिक, और तो हम समय रहते हुए इस चीज़ को ज्ञात करें कि हाँ मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में, उसमें हम अपनी वोकेशनल ट्रेनिंग लें और वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद अपना इंटर्नशिप करते हुए आप कहीं पर भी एक सफल जॉब प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी अर्निंग्स भी होंगी, आपका इंटरेस्ट भी होगा। मैडम, हम लोग पिथौरागढ़ में पिछले कई सालों से जो है एक न्यूज़ चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब न्यूज़ चैनल N9 नाम से, जिसमें हम लोग काफ़ी समस्याएं और लोगों के सुझाव और समस्याओं को लेकर उन पर प्रतिक्रिया और कामों को दिखाते हैं अधिकारियों द्वारा। तो आप भी चैनल को देखते होंगे, तो सर मैडम कैसा लगता है चैनल के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, जब मैंने पिथौरागढ़ जनपद में आगमन किया था, यहाँ पदभार ग्रहण किया गया, तो विभिन्न ग्रुपों का हिस्सा मैं बनी थी। उनमें से ही एक ग्रुप में एक न्यूज़ आई थी। मैंने उस न्यूज़ को खोल के देखा तो वो हमारे जनपद विशेष की जो लोकल लेवल पे जो दिन भर की घटनाएं होती रहती हैं उनके बारे में थी। तो मुझे लगा कि कौन है जो इस प्रकार की हमारे जो डेली बेसिस पे जो घटनाएं हो रही हैं उनका मतलब समायोजित करते हुए न्यूज़ वगैरह बना रहे हैं। तो उस क्रम में मैं NIN के संपर्क में आई। तब से लेकर के मैं रूटीन वे में NIN पे जो भी न्यूज़ पब्लिश होती है उनका मैं देखती हूँ, जो भले हमारे विभाग से संबंधित है या जनपद में घटित हो रही अन्य घटनाओं से संबंधित है। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में मैं NIN के देख करके मैं लाभान्वित होती आई हूँ और मैं आगे भी इस चैनल के द्वारा जो भी न्यूज़ या जो भी अन्य जो भी प्रोग्राम आयोजित किए जाते रहेंगे उनका बिल्कुल मैं अवलोकन करूंगी, देखूंगी भी। और मेरी शुभकामनाएं हैं NIN को कि वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहे हैं और आने वाले क्षेत्र में वो जो नए आयाम और बुलंदियों को छुए। मेरी शुभकामनाएं NIN को। NIN को समय देने के लिए मैडम धन्यवाद। आपको नवीन तैनाती के लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।